हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए कंडेंसेशन की। और डीएनए कंडेंसेशन का मतलब ये है कि जो हमने वाटसन क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए डबल हेलिक्स की बात की थी, वो इसका सबसे फुल्ली एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है, उसकी सबसे ज़्यादा जो लंबाई वाली फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें हमें शामिल करना होता है डीएनए डबल हेलिक्स। लेकिन जैसा कि हम सिंपली बुक्स में भी पढ़ते हैं कि जो डीएनए है वो काफ़ी लंबा मॉलिक्यूल होता है, और क्रोमोसोम है वो उसकी तुलना में काफ़ी छोटी स्ट्रक्चर होती है, कई गुना छोटी स्ट्रक्चर होती है। तो जब डीएनए इतना बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है और क्रोमोसोम की लेंथ उससे कई गुना छोटी होती है, तो डेफिनेटली जो मटेरियल है वो पैक होता है, उसका कंडेंसेशन होता है, वो इकट्ठा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म, जिसको कि हम डीएनए डबल हेलिक्स के रूप में काउंट करते हैं, वो वाली फॉर्म जब हम सेल डिवीजन के अंदर स्पेसिफिकली मेटाफेज प्लेट की बात करते हैं, और मेटाफेज प्लेट के ऊपर जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जेनेटिक मटेरियल की सबसे कंडेंस फॉर्म होती है। द हाईएस्ट कंडेंस फॉर्म अगर हम डीएनए की बात करें तो दैट इज़ द मेटाफेज क्रोमोसोम। मेटाफेज से पहले भी लेस कंडेंस होता है और उसके बाद में भी लेस कंडेंस होता है। तो मेटाफेज क्रोमोसोम इज़ द हाईएस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म से मोस्ट कंडेंस फॉर्म, यानी कि सबसे लंबा जो वर्जन है मटेरियल का, उससे सबसे छोटा जो वर्जन है मटेरियल का, वो कैसे बनता है और उसमें हमें कौन कौन से जो पैकेजिंग्स हैं, कौन कौन से जो कन्फर्मेशंस आते हैं, कौन कौन सी डिज़ाइंस बनती हैं, उनको हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें यहाँ मिलेंगे, जिनको जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत आएगी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात आती है कि कंडेंस करने की ज़रूरत क्यों है, कि वाई नीडेड। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हों जो लंबी हों, और हमें उनको सेपरेट करना हो, तो वो एक दूसरे में उलझ सकती हैं, एक दूसरे में वो फंस सकती हैं, इंटेंगल हो सकती हैं। तो जब सेल डिवीज़न की बात आती है, जब हम सेल डिवीज़न की बात करें, तो हमें पता है कि जीनोम की कॉपीज होती है, जो हमारी सेल साइकिल के दौरान जो एस फेज होती है, उस एस फेज में डीएनए की कॉपीज बनती हैं, और डिवीजन के दौरान उन कॉपीज़ को डॉटर सेल्स के अंदर, या जो अपोजिट पोल्स होते हैं डिवाइडिंग सेल्स के, उनके ऊपर उनको सेपरेट आउट करके भेजना होता है। तो अगर हमारे पास जीनोम के रूप में जो भी मटेरियल है वो कंडेंस नहीं हुआ, वो पैक नहीं हुआ, वो लंबे धागों के रूप में पड़ा हुआ है, तो सेपरेट करते समय वो एक दूसरे में फंस जाएंगे। इसलिए सेल डिवीज़न परफेक्टली हो, क्योंकि सेल डिवीज़न परफेक्टली बोलने का मतलब ये है कि सेपरेशन जीनोम कॉपीज़ का जो होना है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा ना चला जाए, किसी भी पार्ट का कुछ मिसिंग ना रह जाए। अदरवाइज़ तो जो नेक्स्ट प्रोजेनिक के अंदर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, और म्यूटेशंस वगैरह हैं वो हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना आए, परफेक्टली और एक्यूरेट सेपरेशन मटेरियल का डॉटर सेल्स में या डॉटर पोल्स पे हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा मटेरियल ज़्यादा लंबे फॉर्म में ना हो, ताकि वो एक दूसरे में ना फंसे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इस प्रकार से हो ताकि इसका सेपरेशन ईजिली हो जाए, और ये कंडेंस्ड फॉर्म में हो, यानी कि मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में हो। और वो हमें मिलता भी है जब हम सेल डिवीजन के ही बीच की प्रावस्था जो होती है, जिसे अपन मेटाफेज बोलते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को भी मिलता है कि मेटाफेज के बाद में जब हम बात करते हैं कि अगली फेज़ के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स के ऊपर जाना चालू हो जाते हैं, तो वहाँ सेपरेशन के दौरान वो एक दूसरे में ना फंसें, इसीलिए वहाँ पे सबसे कंडेंस फॉर्म है वो बन चुकी होती है, जिसे अपन मेटाफेज क्रोमोसोम्स के रूप में जानते हैं।
तो सबसे बड़ा जो इसका जो रीजन है कि वाई डीएनए शुड बी कंडेंस, तो दिस इज द फॉर द इजी एंड एक्यूरेट separation of genome copies to the daughter cells or to be opposite poles during the division of a particular cell। इसके बाद में दूसरा ये भी आता है कि ऐसा तो नहीं है कि सेल हर समय डिवाइड ही कर रही होती है। जब डिवाइड नहीं कर रही होती है उस समय पे सेल रेस्ट कर रही होती है। तो अगर हम उस टाइम की बात करें तो हमें वहाँ पे भी एक चीज़ मिलती है कि जितने भी जीन होते हैं, जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं वो सारे के सारे जीन एक समान रूप से एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि जीनोम में तो बहुत सारे जीन होते हैं, सारे ही जीन हमारे जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब जैसी कंडीशन होती है या जैसी रिक्वायरमेंट होती है या जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होते हैं या इंटरनल स्टिमुलेशंस भी हो सकते हैं, तो जैसी भी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जीन्स हैं वो अलग अलग टाइम के ऊपर ऑन भी हो सकते हैं और ऑफ भी हो सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं डिफरेंशियल एक्टिवेशन, कि सब का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता है, सबका अपना अपना होता है, डिफरेंशियल होता है, यानी कि सब अलग अलग प्रकार से एक्टिवेट होते हैं और ऑफ होते हैं। तो जब बात आती है कि कुछ जीन कभी ऑन होते हैं और कुछ जीन कभी ऑन होते हैं, यानी कि सारे जीन ना तो एक साथ ऑन होते हैं ना सारे एक साथ ऑफ होते हैं, तो अलग अलग क्रोमोसोम के भागों के ऊपर ये जीन होते हैं और जिनको ऑन होना होता है उनके लिए कंडीशन हमें अलग चाहिएगी, जिनके लिए ऑफ जैसा कंडीशन चल रहा है, जिनको अभी एक्सप्रेस नहीं होना है, उनके लिए कंडीशन है वो दूसरी प्रकार की होती है। तो इस एंगल से भी क्या होगा कि जहाँ जीन्स एक्टिव होंगे वो डीएनए वाला भाग या मटेरियल का वो भाग या जीनोम का वो भाग या वो सीक्वेंसेस ओपन होनी चाहिए। ओपन होने का मतलब एक्टिवेशन, जब हम बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर जीन एक्टिवेट हो रहा है तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि उससे प्रोटीन बनने के लिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा या रेगुलेशन जैसी चीज़ें चल रही होंगी वहाँ पे, तो वो सीक्वेंस असेस की जा सके, वहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ सकें, दूसरी प्रोटीन आकर के जुड़ सकें, तो वो पैक नहीं होना चाहिए। और दूसरी साइड में वैसे जीन हैं जिनको अभी ऑन नहीं होना है, जिनको ऑफ रहना है, तो वो इस प्रकार से हों कि उनके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन है वो ना हो सके, उनके ऊपर जो भी एंजाइम्स हैं, पॉलीमरेजेज हैं या प्रोटीन्स हैं दूसरी, वो आकर के इंटरेक्ट ना हो सकें। तो अलग प्रकार की ज़रूरत है। एक्टिव जीन्स के लिए साइट ओपन जैसी होनी चाहिए उस जगह पे, इनएक्टिव जीन्स के लिए बात करें तो वो ऑफ जैसी होनी चाहिए। तो जब हम ऑन की तरफ जाते हैं तो हमें डीएनए ओपन मिलना चाहिए, कंडेंस नहीं होना चाहिए, और जब हम इनएक्टिवेशन की तरफ जाते हैं तो हमें वो कंडेंस मिलना चाहिए। तो दूसरा ये भी हमारे पास एक लॉजिक है कि जब सेल डिवीजन में नहीं जा रही है उस समय पे भी सेल के अंदर जो जीनोम हमारे पास है, न्यूक्लियस में जो जीनोम हमारे पास है, वो सारा जीनोम एक समान रूप से ऑफ भी नहीं है, ऑन भी नहीं है, कहीं कहीं से ऑन है, कहीं कहीं से ऑफ है। तो जहाँ जहाँ ऑन है वो भाग खुले होने चाहिए, कंडेंस नहीं होने चाहिए, और जो भाग ऑफ है वो भाग खुले नहीं होने चाहिए, यानी कि वो कंडेंस होने चाहिए। तो ये एक दूसरा लॉजिक भी हमारे पास रहता है कि डिवीजन के दौरान भी हमें कंडेंस करने की ज़रूरत है ताकि सेपरेशन सही हो जाए, और बाकी टाइम के अंदर भी जिनको बंद रखना है तो वो भाग कंडेंस हो जाए ताकि वो इंटरफेरेंस है वो किसी प्रकार का मॉलिक्यूलर लेवल पे वो बाकी जीन्स के साथ में ना हो। तो उसके एंगल से भी डीएनए कंडेंस होना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। हाउस कीपिंग जीन्स का मतलब ये है कि ये ऐसे जीन हैं जो हमेशा ही एक्टिव होते हैं। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होंगे, कुछ जो एसेंशियल मेटाबॉलिज्म हैं जो हमेशा ही होनी होती हैं किसी भी परिस्थिति में, उनसे जुड़े हुए जीन्स हैं वो हमेशा ही ऑन रहते हैं। इनको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। तो ये हमेशा ही खुले रहेंगे, यानी कि ये कंडेंस नहीं होंगे। जीनोम के जिस भाग में ऐसे जीन होंगे वो भाग कंडेंस नहीं होना चाहिए, तो वो खुला रहेगा। ऐसे भागों को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिक पार्ट्स। यूक्रोमेटिक हेट्रोक्रोमेटिक बोलने के पीछे जो लॉजिक होता है कि जब हम इनको स्टैनिंग करते हैं तो स्टैनिंग के दौरान एक्चुअल में जो हमारी डाइज होती हैं, जो स्टैनिंग के अंदर हम डाई यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं जो कंडेंसिंग में काम आती हैं उनके साथ में आकर के बाइंड होते हैं। तो जितना ज़्यादा कंडेंस होगा उतना ज़्यादा कलर वाला डाई उस जगह के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, तो वो उतने गहरे रंग के हो जाते हैं। तो जितना गहरा होता है उसे हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जितना कम हल्का रंग लेगा उसे अपन बोलते हैं यूक्रोमेटिक पार्ट्स।
तो जो हाउस कीपिंग है वो तो खुले हुए जीन है, वो तो एक्टिव जीन है, वो कंडेंस भाग नहीं है जीनोम के, तो डेफिनेटली वहाँ पे डाइज हैं वो कम जुड़ेंगी, और डाइज कम जुड़ेंगी तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि दे आर द यूक्रोमेटिक पार्ट। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है वहाँ पे जीन ऑन होते हैं, तो वो भी हमें उस समय पे यूक्रोमेटिक पार्ट्स के रूप में ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे सेंट्रोमियर है, टीलोमियर है, ये जीनोम के या क्रोमोसोम्स के ऐसे भाग हैं जो हमेशा ही बंद रहते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑफ भी बोल सकते हैं कि हमेशा ही ये बंद रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे जीन होते ही नहीं जो प्रोटीन कोडिंग के लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये भाग हमेशा ही साइलेंट रहते हैं। तो ऐसे भागों के अंदर हमेशा ही क्या मिलेंगे, हमें इनएक्टिव जीन्स मिलेंगे या पार्ट ऑफ जीनोम ऐसे होंगे जो हमेशा ही बंद रहते हैं, तो वो भाग हमें हेट्रोक्रोमेटिन्स या कंडेंस फॉर्म के अंदर मिलते हैं। तो जब हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं दिस इज द ओपन फॉर्म और लेस कंडेंस फॉर्म, जब हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं दिस इज द मोस्ट कंडेंस फॉर्म। तो एक तो हमारे पास लॉजिक रहा कि डिवीजन के दौरान हमें कंडेंसेशन की जरूरत पड़ती है, और दूसरा जब भी हमें हेट्रोक्रोमेटिन की तरफ जाना होता है या जीन को बंद करने की तरफ जाना होता है तो भी हमें कंडेंसेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम एक कॉन्सेप्ट और भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि वन थिंग इज जीन रेगुलेशन, कि कंट्रोल होता है जीन्स का। कंट्रोल का मतलब कुछ ऐसा ही है कि जब कंडीशन टाइप 1 हो तो जीन 1 2 3 ऑन होने चाहिए, जब कंडीशन टाइप 2 हो तो जीन 2 3 4 ऑन होने चाहिए। तो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, बिकॉज वी नो सराउंडिंग्स के अंदर जो कंडीशंस हैं दे आर वेरिएबल, वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज भी देने होते हैं। तो यूक्रोमेटिन भाग हेटेरो में भी कन्वर्ट हो सकता है, जब पर्टिकुलर जीन को ऑफ करना है या पर्टिकुलर जीन को ऑन करना है तो इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो अगेन जब हमें जीन रेगुलेशन की तरफ जाना पड़े तो भी हम इस तरफ जा सकते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को इनर्ट करना है, साइलेंट करना है, तो भी हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन होगी, और जब भी हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन होगी देयर विल बी कंडेंसेशन। तो जब भी हमें पैक करना है सेपरेशन के लिए देयर विल बी कंडेंसेशन, अगर हमें इनएक्टिव करना है जीन्स को देयर विल बी कंडेंसेशन, रेगुलेशन के अंदर भी देयर विल बी कंडेंसेशन। तो हालांकि काफ़ी सारे प्रकार हैं, जैसे पैकेजिंग भी उसमें एक टाइप रह जाता है, उसके बाद में जीन साइलेंसिंग है, क्रोमोसोम साइलेंसिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन जो बीएससी क्लासेस का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पैकेजिंग का जो सबसे फंडामेंटल जो लेवल है, सबसे फंडामेंटल लेवल का मतलब सबसे बेसिक जो लेवल जहाँ पे हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल किस प्रकार से कंडेंस होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आती है कि हमारा डबल हेलिकल कन्फर्मेशन एक डिफरेंट प्रकार के कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे एक ख़ास प्रकार की स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट होती हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। तो हम बात करेंगे अब न्यूक्लियोसोम की। एक्चुअल में क्या था कि जैसे हम यहाँ इसको डायग्राम से समझें तो हमारे पास ये डबल हेलिकल डीएनए है, ये जो हमारे पास डबल हेलिकल डीएनए है, इस डीएनए को पैक करना हो तो पैक करने का मतलब ऐसे है कि जैसे आपके पास एक रिबन हो, एक लंबा सारा रिबन है, आपको उसको छोटा करना, पैक करने का मतलब वो छोटा हो जाना चाहिए साइज में। तो या तो हम उस रिबन को किसी चीज़ के ऊपर लपेट दें, मान लो कि आपने एक छोटा सा बॉक्स लिया और बॉक्स के ऊपर लपेट दिया, तो वो रिबन क्या हो जाएगा, उतनी लंबाई से छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, या सेल में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या होगा कि हमारा जो डीएनए है वो किसी चीज़ के चारों तरफ लपेटा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पार्ट ये ले लिया कि इसके चारों तरफ हम डीएनए को लपेटेंगे। अब जो लपेटने के लिए काम आने वाली चीज़ है और जिसको हमें लपेटना है कि ये तो हमारे पास डीएनए है, इसको हम लपेटेंगे इसके चारों तरफ, और इसके चारों तरफ हम इसको रैप करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हम पहले स्ट्रक्चर से जानते हैं कि जो डीएनए हमारे पास है वो तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा जो मॉलिक्यूल है उसकी बैकबोन के अंदर फॉस्फेट है, और बैकबोन में फॉस्फेट होने की वजह से फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि डीएनए के रूप में जो भी हमारे पास डबल हेलिक्स है, इस पूरी डबल हेलिक्स में
दोनों स्ट्रैंड्स की जो बैकबोन है उस बैकबोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज। अब ये हमें केमिस्ट्री से पता है, हम सिंपली जो चार्ज की कॉन्सेप्ट है उससे जानते हैं कि अगर हम माइनस चार्ज वाली चीज़ों को पास पास लाएंगे तो वो तो रिपेल करेंगी। जैसे माइनस वाला माइनस वाले को रिपेल करेगा, तो ये तो हम पास पास ला ही नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन जो इवोल्यूशन के अंदर आया है या ऑर्गेनिजम्स या लाइफ के अंदर इसका जो सॉल्यूशन आया है वो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें काम आती हैं वो कुछ खास होती हैं। ये कुछ खास प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें H2A, H2B, H3, H4 इन सब के दो दो मॉलिक्यूल्स हैं एक साथ। अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास जिसके चारों तरफ हम लपेटेंगे इसमें 8 मॉलिक्यूल्स हैं। एक प्रोटीन का गुच्छा है और इस गुच्छे में 8 प्रोटीन की इकाइयाँ हैं। 2 H2A की हैं, 2 H2B की हैं, 2 H3 की हैं, 2 H4 की हैं। तो टोटल हमारे पास 8 यूनिट्स हो चुकी हैं। और जो 8 यूनिट हमारे पास हो गई उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्टामर। तो ये जो स्टोन का ऑक्टामर है ये खास चीज़ है जिसके चारों तरफ हम नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को लपेट देंगे या सेल में ये लिपट जाता है। क्यों लिपट जाता है? क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको हमेशा पता भी होना चाहिए कि नेगेटिव वाली चीज़ को हम किसी पे लपेटेंगे तो जिस पे लपेटेंगे उसके पास प्लस चार्ज होना चाहिए। यानी कि जो हमारा ऑक्टामर है इस ऑक्टामर के पास प्लस चार्ज होना चाहिए। और प्लस चार्ज चूँकि ये तो प्रोटीन है तो प्रोटीन पे प्लस चार्ज कब होगा? जब इसके अंदर एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप्स होते हैं, जो NH2 ग्रुप्स होते हैं। यानी कि जो ऐसे हमारे प्रोटीन होने चाहिए जिनमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज़्यादा हो। और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज़्यादा हो तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो लाइसिन और आर्जिनिन इन प्रोटीन में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन की साइड चेन के अंदर अमीनो ग्रुप्स पाए जाते हैं जो न्यूट्रल पीएच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो हमारे पास जो भी हिस्टोन्स प्रोटीन होती हैं, जो भी हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उनमें लाइसिन और आर्जिनिन काफ़ी ज़्यादा होता है। और लाइसिन और आर्जिनिन जब ज़्यादा होगा तो इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर प्लस चार्ज होता है। और प्लस चार्ज होने की वजह से हमारा डीएनए इसके ऊपर आराम से लपेटा जा सकता है। तो दिस इज़ द बेसिक कि पैकेजिंग का जो पहला ही लेवल होता है उस लेवल में हमें नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए को किसी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल के ऊपर लपेटना होता है। और जो पार्टिकल हमारे पास होता है वो एक 8 इकाइयों से बना हुआ गुच्छा है प्रोटीन का जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और इसमें खास अमीनो एसिड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो अब हम इस फिगर से देख सकते हैं, अब हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि इस फिगर में अगर हम जाएं तो हमें पता लग रहा है कि जो येलो कलर का जो पार्ट है, येलो कलर से जो डीएनए दिखा रखा है, दिस इज द डीएनए, ये इसके चारों तरफ लपेटा जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो दिस इज द फर्स्ट राउंड, दिस इज द सेकंड राउंड। तो लगभग 1.25 राउंड, 1 and 3 4, 1.25 राउंड इसके चारों तरफ से हमारा मॉलिक्यूल निकाल देता है। यानी कि जो डीएनए का डबल हेलिकल कन्फर्मेशन है वो इसके ऊपर एक बार और फिर दूसरी बार घूम करके लगभग पूरा नहीं होता है, थोड़ा सा कम रह जाता है। तो इतना जो इसका रैपिंग है वो एक बार में इसके साथ में हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए है वो लगभग इसके चारों तरफ लिपट जाता है। तो ऑक्टामर की फॉर्मेशन है, दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर। उसके चारों तरफ डीएनए की लगभग 146 न्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई जो स्ट्रक्चर, इतनी जो लेंथ है वो लगभग 1.25 सर्किल के अंदर इसके चारों तरफ लिपट जाती है। क्यों लिपट जाती है वो बातें यहाँ पे हो गई, क्योंकि जो चार्ज हैं वो अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये चीज़ें अब हमारे पास इस प्रकार से आ गई कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज वाला था पार्ट, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ ये जो डीएनए था नेगेटिव चार्ज वाला ये इसके चारों तरफ लिपट गया। और अब इससे जो स्ट्रक्चर बन गई
कि हमारे पास जगह जगह पे ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट्स थे और इनके चारों तरफ जो डीएनए है नेगेटिव चार्ज वाला वो लिपटा हुआ है ऐसे। तो हमारा जो मॉलिक्यूल था, पहले हमारा मॉलिक्यूल इस प्रकार से था, डबल हेलिक्स इस प्रकार से थी, लेकिन अब डबल हेलिक्स किस प्रकार से कन्वर्ट होगी, इस प्रकार से कन्वर्ट होगी। तो हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में देखें तो ये हेलिक्स थी और ये हेलिक्स इसके चारों तरफ लिपट रही है और फिर इसके चारों तरफ लिपट रही है। तो जगह जगह पे ये बन जाएंगे, गुच्छे से गुच्छे बन जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे किसी धागे के ऊपर जो माला के मणिये से होते हैं वो उनके अंदर लिपटा हुआ सा है, यानी कि ये भाग तो हमें ऐसा दिखता है जैसे ये बीड्स हों। जो मोती होते हैं उनको हम बीड्स बोलते हैं, जो धागा होता है उसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो अपीयरेंस आती है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग प्रकार का जो कन्फर्मेशन आता है वो कब आ रहा है, जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो गई है। तो न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन की वजह से बीड्स ऑन स्ट्रिंग प्रकार का जो अपीयरेंस है, दिस वन इज द वन फर्स्ट बीड, दिस इज द सेकंड बीड। ये पहला न्यूक्लियोसोम जो पहले बीड की तरह बिहेव कर रहा है, दिस इज सेकंड न्यूक्लियोसोम जो सेकंड बीड की तरफ बिहेव कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और अपन को ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं कि पहला बीड यहाँ फिनिश हो गया, दूसरा बीड यहाँ से चालू होता है, इनके बीच में एक ऐसा भाग है जो उन दोनों को जोड़ता है, इसे बोलते हैं हम लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए के साथ में भी एक स्टोन जुड़ी रहती है जिसे अपन बोलते हैं H1 स्टोन। H1 स्टोन है वो काफ़ी वेरिएबल होती है, कुछ जगह पे हम देखते हैं कि इसकी जगह पे एक दूसरा प्रकार का जो इसका वेरिएंट वर्जन है H5 वो भी देखने को मिल सकता है। तो वन इज़ द न्यूक्लियोसोम, ये दोनों न्यूक्लियोसोम हो गए, और दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में हमें जो मिलेगा पार्ट दैट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। तो लिंकर यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है, ये लिंकर यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग हो गया, ये बीड्स हो गए। तो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग प्रकार की जो अपीयरेंस आती है जीनोम की या कंडेंसेशन के पहले ही लेवल पर जो आती है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। और क्यों बनता है, क्योंकि स्टोन ऑक्टामर्स वो काम करते हैं। इसके बाद में इसी फिगर में दो चीज़ और आपको दिख रही हैं, उनको भी आप ध्यान रखेंगे। दिस इज द एसिटिल ग्रुप की जो स्टोन की टैल्स हैं, जो ग्रीन कलर से बाहर धागे से दिख रहे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स की टैल्स होती हैं। उन टैल्स के ऊपर एसिटिल ग्रुप भी जुड़ सकता है और कई बार मैथिल ग्रुप भी जुड़ता है। तो अगर एसिटिल ग्रुप जुड़ता है तो वो कंडेंसेशन को लूज करता है, पैकिंग को लूज करता है, तो जीन एक्टिवेशन के लिए काम करता है मोस्टली। और मैथिल ग्रुप का जुड़ना है वो मोस्टली इसको और कंडेंस बना देता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे कि वो इनएक्टिवेशन के लिए काम आता है। तो डीएनए के ऊपर भी एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन जैसे काम होते हैं और हिस्टोन के साथ में भी होते हैं। हिस्टोन की टैल्स के ऊपर एसिटिल ग्रुप का जुड़ना, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन एसिटाइलेशन। और इसी प्रकार से मैथिल ग्रुप का जुड़ना, दिस इज मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन टैल्स। तो अगर हम बात करते हैं मिथाइलेशन ऑफ टैल्स, तो वो इसको और कंडेंस बना देता है, यानी कि और इनएक्टिव बना देगा जीन्स को। और एसिटिल ग्रुप है वो इनको थोड़ा सा ओपन कर देता है, जैसे कि हम इसकी स्लाइडिंग वगैरह की बातें रेगुलेशन में करेंगे। जो प्रमोटर्स वगैरह न्यूक्लियोसोम में गए हुए होते हैं उनको ओपन करने जैसी बातें, दैट आर बिलोंगिंग टू द एसिटिल ग्रुप का अटैचमेंट टू द स्टोन टैल्स। तो वन इज़ द ऑक्टामर, ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं वो आपको पता होना चाहिए, कितना डीएनए रैप होता है, कितने सर्किल्स में रैप होता है, लिंकर क्या होता है, एसिटिल ग्रुप का जुड़ना क्या है, मैथिल ग्रुप का जुड़ना क्या है, बीड्स क्या चीज़ होती हैं, बीड्स के बीच में लिंकर क्या होता है, H1 स्टोन क्या है, H5 स्टोन क्या है, ये सारी बातें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इससे अगले लेवल की पैकेजिंग की। अगर हम इससे अगले लेवल की पैकेजिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ये लेवल था कि शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, जिसका डायमीटर लगभग कितना है 2 नैनोमीटर। और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोसोम्स के रूप में ये पार्ट जो है दी जाता है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। और जब न्यूक्लियोसोम बन गए तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग प्रकार का क्रोमेटिन हमारा बन चुका है और इसका डायमीटर लगभग हो जाएगा 11 नैनोमीटर। तो 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर के रूप में हमारी स्ट्रक्चर है वो मोटी हो गई है। और जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो गई कि लगभग 146 का तो एक साथ इतने से पार्ट में आ गया।
तो एक तो 146 का इतना बड़ा होता वो अब इतने से पार्ट के अंदर छोटा हो गया। तो ये तो यहाँ पे केवल लिंकर को दिखा रखा है, तो कितना बड़ा मॉलिक्यूल, लगभग काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, वो एक छोटे से पार्ट के रूप में कंडेंस हो गया। तो ये कंडेंसेशन का पहला ही लेवल था, फर्स्ट लेवल था कंडेंसेशन का, जो हमने न्यूक्लियोसोम के रूप में डिस्कस किया। इसके बाद में ये जो कन्फर्मेशन बना था 11 नैनोमीटर चौड़ाई वाला जो कन्फर्मेशन बीट्स ऑन स्ट्रिंग प्रकार का जो कन्फर्मेशन बना, ये बाद में अगले लेवल में कंडेंस होता है, जिसे अपन बोलते हैं 30 नैनोमीटर फाइबर। तो 30 नैनोमीटर जो क्रोमेटिन बनेगा उसमें जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो एक एक्सिस के चारों तरफ लपेटे जाएंगे। जैसे एक होलो एक्सिस आप मान लें, और होलो एक्सिस के चारों तरफ यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स हैं वो रैप हो गए ऐसे। तो इसका जो डायमीटर आ गया दिस इज़ 30 नैनोमीटर डायग्राम। और इससे अगले लेवल के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 30 वाला 300 लगभग 100 गुना है 10 गुना इससे ज़्यादा कंडेंस हो गया कि 30 to 300 नैनोमीटर के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्रोमोसोम एक्सटेंडेड जो लूप्स बनते हैं इन लूप्स के रूप में आ जाएगा। और फर्दर और कंडेंस फॉर्म है दिस इज द 700 नैनोमीटर, जहाँ पे हम कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम को ले सकते हैं। और ये हमारे पास मोस्ट कंडेंस फॉर्म जो लगभग 1400 नैनोमीटर थिकनेस वाला होता है, दिस इज द मेटाफेज क्रोमोसोम, जहाँ पे हमें सेंट्रोमियर और भाग दिखा रखा है। तो अगर हम इस सेक्शन को देखें तो वो हमें यहाँ दिख रहा है, और इसका भी एक पार्ट है वो हमें यहाँ दिख रहा है, और इसका भी एक पार्ट है वो हमें यहाँ दिख रहा है, और इसका एक छोटा सा पार्ट है वो हमें यहाँ दिख रहा है, और इसका छोटा सा पार्ट है वो हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं अगर आप इसको रिवर्स चलें, इस डायरेक्शन में चलें, तो भी ये बात आपको क्लियर हो सकती है कि इसका इतना सा भाग इस प्रकार से है, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है, वो इससे बना होता है। या आप दूसरी साइड से भी देख सकते हैं। तो ये जो सारे कन्फर्मेशंस हैं, वेरी फर्स्टली हमारे पास क्या रहना है, वेरी फर्स्टली ये था कि हमारे पास 2 नैनोमीटर, देन 11 नैनोमीटर, देन 30 नैनोमीटर। इसके लिए हम सोलेनॉइड कन्फर्मेशन भी यूज़ करते हैं 30 नैनोमीटर के रूप में, क्योंकि वो बीच में से खोखला होता है, उसके चारों तरफ लिपटे रहते हैं। तो किसी खोखली धातु की ट्यूब के चारों तरफ जब हम वायर को लपेट देते हैं तो वो फिजिक्स की भाषा में उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये सोलेनॉइड जैसी स्ट्रक्चर 30 नैनोमीटर बनती है वो बनती है। देन 300 नैनोमीटर का लूप वाला फॉर्मेशन चालू हो जाता है। देन फर्दर आगे के कंडेंसेशन हैं वो सारे कंडेंसेशन के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो हमें मेटाफेज क्रोमोसोम से लेकर के, जो मेटाफेज क्रोमोसोम है उससे लेकर के डीएनए का जो डबल हेलिकल कन्फर्मेशन है वहाँ तक की सारी कन्फर्मेशन बातें, जो अलग अलग प्रकार के जो कन्फर्मेशंस बनते हैं, कंडेंसेशन के अलग अलग जो लेवल्स हैं, तो वो सारे हमें पता होने चाहिए। इसी के लिए हमने अभी वर्ड यूज़ किया था सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। तो आई होप ये जो बातें थी कि चाहे तो हमें ये कौन से कन्फर्मेशंस बनते हैं, उनका डायमीटर्स क्या रहता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, न्यूक्लियोसोम की बातें भी हमें पता होना चाहिए, और बेसिकली इन कंडेंसेशंस की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है ये बातें भी हमें पता होना चाहिए। तो आई होप ये सारी बातें आपकी इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी, और आप इस वीडियो को रिपीट करके प्रॉपर एक नोट तैयार करेंगे, मेन पॉइंट्स को आप फाइंड आउट ज़रूर करेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।